नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद के में। स्पेशल हिंदी व्याकरण की क्लास पार्ट 3 है इसका। ये न केवल स्टेट के लिए है बल्कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टेट, सीटेट, आरटेट, जितने भी टेट एग्जाम जहाँ भी हिंदी जो व्याकरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे संबंधित ये क्लास रहेगी। और ये पूरी हिंदी व्याकरण की जो सीरीज़ है पूरी प्रामाणिकता के साथ रहने वाली हैं। तो आई होप आप लोगों के लिए बड़ी यूज़फुल वीडियो रहने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 3। इससे पिछले पार्ट में हमने वर्ण विचार के टॉपिक पर डिस्कशन की थी और ये जो टॉपिक है अब की बार का पार्ट 3 का, ये वर्ण विचार से संबंधित है। इसमें हम बात करेंगे अलप्राण, महाप्राण और अघोष स्वघोष की। तो एक बहुत ही शानदार वीडियो रहने वाला है। एक टेबल के माध्यम से हम समझेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अलप्राण, महाप्राण, ये ध्वनियाँ होती क्या है, इनको हम कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले इनके बारे में हम समझते हैं। आइए शुरू करते हैं अनुस्वार से। जिन ध्वनियों के उच्चारण में, उच्चारण का मतलब बोलना होता है, जिन ध्वनि के उच्चारण में वायु केवल नाक से निकलती है उन्हें अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार का चिन्ह ये होता है, बिल्कुल ये वाला जो चिन्ह है इसको अनुस्वार कहा जाता है। और अनुस्वार हमेशा पंचम वर्ण का ही बनता है। जैसे कंगन है, बंदर है, अंत है, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जिनके ऊपर बिंदु लगा होता है। ऊपर बिंदु शिरोरेखा के ऊपर, इसको बोलते हैं शिरोरेखा। ये जो लाइन हम ऊपर लगाते हैं किसी शब्द के अक्षर या ऊपर, इसको शिरोरेखा बोलते हैं। जैसे जिन है, इसके ऊपर ये रेखा लग गई, इसको शिरोरेखा बोलते हैं। और शिरोरेखा के ऊपर अगर एक डॉट या बिंदु लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। तो अनुस्वार की बात समझ में आ गई। इसकी जो ध्वनि है वो केवल जो नाक से निकलती है, केवल नाक से निकलती है, इसको अनुस्वार बोलते हैं। और अनुनासिक की अगर बात करें हम, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख एवं नाक दोनों से निकलती है, यानी मुख एवं नाक दोनों से निकलती है। लेकिन यहाँ इन दोनों में फर्क क्या है, अनुस्वार और अनुनासिक में। अनुस्वार में ध्वनि है वो अधिकतर जो ध्वनि है वो नाक से निकलती है, ठीक है, मुंह से निकलती है लेकिन हल्की सी निकलती है। लेकिन मोस्टली इसको क्या कहते हैं, नाक से निकलती है जो ध्वनि। और अनुनासिक में इसका उल्टा होता है, ध्वनि नाक से निकलती है लेकिन कम मात्रा में निकलती है, तो मुख से ज़्यादा मात्रा में निकलती है। मैं तो इसको ये कहूँगा, ये जो ध्वनि है ये मुख से ज़्यादा निकलती है और नाक से कम निकलती है। ये इसका उल्टा है, दोनों का एक दूसरे का अपोजिट है ये। तो इनको क्या कहते हैं, इनको अनुनासिक ध्वनि कहते हैं। अनुनासिक ध्वनि जिनका चिन्ह है, जिसको हम चंद्र बिंदु भी बोलते हैं, यानी शिरोरेखा के ऊपर है वो चांद की आकार का बिंदु एक, इसको बोलते हैं चंद्र बिंदु या अनुनासिक ध्वनि। ये आंत है, दांत, पांच, अंधेरा, चांद, आंगन आदि शब्दों के ऊपर लगा होता है, इनको अनुनासिक बोलते हैं। अब देखिए जो हमारा जो टॉपिक था अलप्राण और महाप्राण और अघोष और सघोष, इसको क्या बोलते हैं, श्वास की मात्रा के आधार पे, या इसको प्राण वायु के आधार पर भी बोलते हैं। प्राण वायु के आधार पे वर्णों का वर्गीकरण। तो प्राण वायु श्वास की मात्रा के आधार पे हम इसको दो भागों में बांटते हैं, अलप्राण और महाप्राण। अब देखिए प्राण शब्द का मतलब क्या है, प्राण शब्द का मतलब होता है श्वास, सांस या वायु या हवा, ठीक है। अब जब कई बार नहीं कहती कि उसके प्राण निकल गए तो उसके सांस इतने ही थे, तो इस तरह की बातें होती है। तो मतलब हमारे जो फेफड़ों के अंदर हवा होती है उसी को प्राण कहा गया है, जीवन कहा गया है, श्वसन कहा गया है, सांस कहा गया है। तो इसी के आधार पे जो अलप्राण और महाप्राण, इसके दो भेद हैं, इनके बारे में जानते हैं सबसे पहले। अब देखिए, हाँ, सबसे पहले अलप, दूसरा है फिर महाप्राण। तो सबसे पहले जानते हैं अलप प्राण को, ठीक है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु या हवा की मात्रा कम होती है। देखिए अल्प, अल्प का मतलब कम होता है, प्राण का मतलब वायु, यानी कम मात्रा में हवा है वो बाहर निकलती है, उनको क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का, ये यहाँ से क्वेश्चन उठता है, प्रत्येक वर्ग का मतलब होता है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। कल हमने पढ़ा था उच्चारण स्थान जब किए थे, 5 वर्ग होते हैं, स्पर्श व्यंजन की जो वर्ग है वो उसकी बात कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवां वर्ग, यानी हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। यानी वर्ग की अगर हम बात करें तो यहाँ से समझ सकते हैं इस चीज़ को, ये वर्ग की यहाँ बात की जा रही है। ये जो वर्ग है हमारे, ये जो पांचों वर्ग है, इन्हीं वर्गों की बात कर रहा है। इन जो वर्गों का कौन कौन सा अक्षर होता है, अलप्राण, पहला, तीसरा और पांचवा, यानी हर वर्ग का पहला अक्षर, हर वर्ग का जो पहला अक्षर, तीसरा और पांचवा, ये देखिए अलप्राण है, ये अलप्राण है, ये भी अलप्राण है, यानी ये सारे क्या हैं, अल्पप्राण के एग्जाम्पल है। आगे इसमें बात की गई है
हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। इसके बाद में अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ये सारे क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं और सारे स्वर इसमें आ जाएंगे। जितने भी स्वर हैं वो किस में आ जाएंगे? अल्प प्राण के अंदर। तो इसको टेबल के माध्यम से आप समझ सकते हो कि पहला, हर वर्ग का पहला अक्षर यहाँ से शुरू कर दीजिए इसको अल्प प्राण से। आपको देखो पहले 5 वर्ग बनाने हैं, का वर्ग, चा वर्ग, ऐसे चलेंगे, वर्ग में हम ऐसे चलेंगे, ठीक है। फिर आपको यहाँ से शुरू करना है कैसे। इसको पहला नंबर दे देना है 1, इसको दूसरा नंबर, इसको तीसरा नंबर, इसको चौथा नंबर, इसको पांचवा नंबर। हमारी टेबल पूरी हो जाती है। अल्प प्राण से शुरू करते हैं। पहला अल्प प्राण है, दूसरा महाप्राण है, एक छोड़ के एक अल्प प्राण है, याद रखने के लिए। पहला अल्प प्राण, फिर तीसरा अल्प प्राण, फिर पांचवा अल्प प्राण, ठीक है। एक छोड़ देना है बीच में बस, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल आसानी से यहाँ पे याद हो जाएंगे। पहला अल्प प्राण है, दूसरा महाप्राण है, तीसरा अल्प प्राण है, चौथा महाप्राण है, पांचवा अल्प प्राण है। अब पहले दूसरी चीज़ को हम समझ लेते हैं, महाप्राण होता क्या। फिर टेबल पे चलेंगे वापस, हम उस टेबल के माध्यम से समझेंगे महाप्राण होता क्या है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, यानी ज़्यादा मात्रा में फेफड़ों से हवा निकलती है, उसको क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन, ये सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं? महाप्राण के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। अब आइए दोबारा हम उस पे टेबल पे चलते हैं, वहाँ समझते हैं अल्प प्राण और महाप्राण को अच्छे से फिर से, ठीक है। अब देखिए अल्प प्राण, सिर्फ अल्प प्राण और महाप्राण को समझेंगे एक बार। हमारे पास 5 वर्ग हैं, हमें क्लियर हो गया। अब हर वर्ग का पहला, यदि मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब पहला अल्प प्राण होता है, यहाँ अल्प प्राण लिखा है। दूसरा क्या होता है? महाप्राण होता है। तीसरा क्या होता है? अल्प प्राण। चौथा क्या होता है? महाप्राण। पांचवा क्या होता है? अल्प प्राण। यानी एक छोड़ के एक अल्प प्राण है, बाकी बच गए वो महाप्राण है। तो 1 से 25 तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 1 से 25 तक हमारे स्पर्श व्यंजन है, इसमें अल्प प्राण महाप्राण में कोई समस्या किसी को नहीं होगी। पहला अल्प प्राण होगा, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्प प्राण, चौथा महाप्राण, पांचवा अल्प प्राण हो जाएगा। इसके बाद में मैं के बाद में देखो क्या आता है, हमारे जो स्वर होते हैं उनमें मैं के बाद में क्या आता है? मैं के बाद में आता है यह हमारा क्या है? अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये चारों, य, र, ल, व। ये क्या है? अल्प प्राण में आते हैं। किस में आते हैं? अल्प प्राण में। य, र, ल, व के बाद में क्या आता है? हमारा जो ऊष्म व्यंजन है वो आते हैं। तो इसमें तीनों श, ये क्या है? देखिए महाप्राण है, यहाँ लिखा है महाप्राण। इसके बाद में है, इसका एक है वर्ण होता है, वो भी क्या है? महाप्राण। यानी ऊष्म व्यंजन किस में आ जाएंगे? महाप्राण में आ जाएंगे, ठीक है। अब हमारे जो व्यंजन है वो कंप्लीट हो गए यहाँ पे। अब बच के हमारे स्वर, जो सारे स्वर लिखे हुए हैं ये क्या है? अल्प प्राण है। सारे स्वर क्या है? अल्प प्राण में आ जाएंगे। यानी अल्प प्राण में कौन कौन सी ध्वनि आ जाएगी? फिर अल्प प्राण की अगर हम बात करते हैं, अल्प प्राण की अगर हम बात करें तो अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, य, र, ल, व और सारे स्वर किस में आ जाएंगे? अल्प प्राण में आ जाएंगे। महाप्राण में कौन से आ जाएंगे? फिर दूसरा वर्ण, चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन आ जाएंगे। ये किस में आ जाएंगे? महाप्राण में। तो ये आपका इतनी सी बात आपको याद रखनी है अल्प प्राण और महाप्राण के लिए। तो ठीक है, बिल्कुल ईजी सा काम अब हो गया आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप पूरी इसका स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरी इसकी जो बात है, स्वर तंत्री, यानी वर्गों, जो वर्णों का वर्गीकरण है स्वर तंत्री, या इसको बोलते हैं कई बार घोषतव नाम भी इसको बोल देते हैं। घोषतव, यानी घोषतव के आधार पे या स्वर तंत्र के आधार पे हमारे हिंदी वर्णमाला वर्णों का वर्गीकरण है वो 2 प्रकार से किया गया है। एक तो अघोष, दूसरा सघोष, या इनको घोष भी कहा जाता है। अब इनको समझते हैं। पहले समझते हैं अघोष। घोष का मतलब होता है कंपन, कंपन पैदा होना, घर्षण होना, ठीक है। जिन ध्वनि, अघोष का मतलब बिना घोष के, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्री में, स्वर तंत्री का मतलब हमारा वोकल कॉर्ड है, में कंपन नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं? अघोष ध्वनि कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष होता है, तथा श, 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 यानी तीनों श ही आएंगे, सिर्फ इसमें है नहीं आएगा, ध्यान रखना है। उस व्यंजन के पहले 3 वर्ण ही इसमें आएंगे। फिर टेबल पे चल के इनको समझेंगे हम। पहले इनको यहाँ से सिर्फ इनकी डेफिनेशन आप समझ लीजिए। दूसरा है सघोष। सघोष का मतलब होता है घोष के साथ। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन होता है, सघ मतलब घोष के साथ, तो जिनमें कंपन होता है उनको क्या कहते हैं? घोषतव या घोष व्यंजन कहा जाता है। इसमें प्रत्येक का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आ जाएगा। य, र, ल, व और है भी आ जाएगा, और सारे इसमें
स्वर आ जाएंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा घोषितों के आधार पे वर्णों का वर्गीकरण। अब वापस हम टेबल पे चलते हैं, समझते हैं इसी चीज़ को उसी टेबल के माध्यम से। ठीक है, ये हमारी टेबल थी। हाँ, यहाँ चलते हैं। ये वर्ग वाला वही स्थिति है, पहले हमारे पांचों वर्ग हैं। अब हम बात करते हैं अघोष और सघोष की। तो हम पहला और जो दूसरा वर्ण है वो अघोष होता है। क्या होता है? अघोष। ये पहला है, ये दूसरा है, यानी पहला और जो दूसरा जो वर्ग है कंप्लीट क्या है? अघोष है। पहला और दूसरा वर्ग कंप्लीट क्या है? अघोष है। ये याद रखना है। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा? सघोष हो जाएगा। तो हमें यहाँ से क्लियर पता लग रहा है पहला और दूसरा वर्ण क्या है और तीसरा और चौथा पांचवा वर्ण इकट्ठा है। तो पहले दोनों जो वर्गों के नहीं कह सकते, पहले और दूसरे वर्ण कंप्लीट, हर वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण है, हर वर्ग का पहला और जो दूसरा वर्ण है वो क्या है? अघोष है। हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या है? वो है सघोष है। इतनी बात क्लियर हो गई हमारी। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे मैं के बाद में आते हैं हमारे अंतःस्थ व्यंजन। वो किस में आते हैं? अंतःस्थ व्यंजन किस में आ जाएंगे? सघोष में आ जाएंगे। और एक हमारा जो है वो किस में आ जाएगा? सघोष में आ जाएगा। यानी अंतःस्थ व्यंजन प्लस में एक उस व्यंजन का है वो सघोष में आ जाएगा। और तीनों जो स हैं वो अघोष में आ जाएंगे। सारे स्वर किस में आ जाएंगे? ये आ जाएंगे सघोष के अंदर। ठीक है, तो ये इजी सी टेबल है, बिल्कुल टेबल के माध्यम से आप इसको समझ सकते हो। यहाँ आप बिल्कुल यहाँ से देखिए, थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा। अघोष में पहला, दूसरा, तीनों से सिर्फ अघोष है। इतनी बात याद रख लो, अघोष कौन से है, बाकी सारी बात आपको क्लियर हो जाएगी। हर वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण है वो, और तीनों से सिर्फ ये है अघोष। बाकी जितना भी बच गया वर्णमाला में वो सारा क्या है? सघोष है। ये देखिए, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, यह र ल व है, सारे वर्ण ये किस में आ जाएंगे? सघोष में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो पूरी जो टेबल का एक तरह से। चलिए अब थोड़ी सी और जानकारी है इसी के बारे में। वर्ण जो टॉपिक है हमारा, वर्ण विच्छेद के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुछ इसके बाद में। वर्ण विच्छेद का मतलब होता है स्वर प्लस व्यंजन को अलग अलग करना, या स्वर और व्यंजन को अलग अलग करने की स्थिति को वर्ण विच्छेद कहते हैं। यानी दोनों चीज़ों को अलग अलग करना। वर्ण विच्छेद, वर्ण विन्यास कुछ भी कह लीजिए। जैसे आई शब्द है, इसको आ प्लस ई, ये दो, क्योंकि दोनों में ही क्या है वो हमारे स्वर हैं, तो इसमें कोई मात्रा नहीं है, कोई हलंत नहीं लगेगा, क्योंकि स्वरों के साथ कोई हलंत नहीं लगता, दोनों ही स्वर है इसमें, तो ये हो जाएगा। अब कृपया शब्द है, इसको देख लीजिए एक बार। जो कृपया शब्द है उसका वर्ण विच्छेद किस तरीके से होता है उसको हम देखते हैं। यहाँ से समझिए आप लोग। तो कृपया में सबसे पहले क्या है? क है। ठीक है, प्लस जो व्यंजन है उनमें से अगर स्वर बाहर निकालेंगे हम तो उसके हलंत लग जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है। हलंत का मतलब होता है उसमें से स्वर निकाल लिया है। प्लस में क में री की मात्रा लगी है तो यहाँ पे हम री लिख देंगे प्लस में। और स्वर के कभी हलंत नहीं लगता, ये बात ध्यान रखनी है। स्वर के कभी हलंत नहीं लगता, ना ही उसको आधा लिख सकते हैं। इसके बाद क के बाद क्री बन गया हमारा, इतना शब्द ये क्री बन गया। इसके बाद प है, प के हलंत लगा दो। अब प में ए है तो ए लिख दो। ठीक है, अब क्रिप, इतना शब्द हमारे पास बन गया, क्रिप। अब आगे बच गया हमारे पास ये, हलंत लगाओ प्लस में आ, तो क्या हो जाएगा? कृपया। तो इस तरह से हम इसके वर्ण विच्छेद, इसी को वर्ण विच्छेद कहा गया है। इसी कंप्लीट प्रक्रिया को क्या कहा गया है? वर्ण विच्छेद। यानी स्वर प्लस व्यंजन को अलग अलग करने की स्थिति को क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद कहते हैं। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी है, वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास करते समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखें। पहला है इसमें, व्यंजन से स्वर को अलग करते हुए पहले व्यंजन को लिखें, बाद में स्वर को लिखना है। यानी जब दोनों को अलग अलग करते हैं तो पहले कौन ना क्या आएगा? व्यंजन पहले आएगा, न कि स्वर पहले आएगा। जैसे इसमें आया था, इसमें क प्लस री है, इन दोनों में क पहले आया है। प प्लस ए में प पहले आया है। ये प्लस आ में ये पहले आया है। ठीक है,
यह पहले आया है। तो इसी तरीके की बात यहाँ पे की जा रही है। व्यंजन को लिखते समय हलंत अवश्य लगाएं, हमने बात कर ली। स्वर को कभी भी हलंत या हल चिन्ह न लगाए, यानी उसको हलंत नहीं लगाना, ये वाला हमने जैसे ये इसमें लगाया है, ये हम व्यंजन को नहीं लगा सकते, स्वर को लगा स्वर को नहीं लगा सकते, व्यंजन को लगा सकते हैं। आगे देखिए, यदि किसी स्वर या वर्ण विन्यास करना हो, यदि स्वर का वर्ण विन्यास करना हो, यदि किसी स्वर का वर्ण विन्यास करना हो तो स्वर को संधि के नियमों के अनुसार अलग अलग न करें। यदि इसमें स्पष्ट कहा गया, यदि किसी स्वर का यानी स्वरों को अलग अलग करना हो तो स्वर को संधि के नियम के अनुसार अलग अलग न करें। मेरे कहने का मतलब मैं सीधी भाषा में आपको बता दूं, जैसे हम का को अलग करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, क प्लस आ लिखेंगे हम, क प्लस क्या लिखेंगे, आ यहाँ पे हम लिख देंगे। अगर वैसे ही हमें आ का वर्ण विच्छेद करना हो तो हम क्या लिखेंगे, तो इसमें हम ए प्लस ए लिखेंगे, ठीक है। लेकिन संधि में दूसरा रूल क्या है, आ प्लस आ भी तो आ ही होता है, लेकिन ये संधि का रूल है यहाँ पे। तो ए इस तरीके से अगर हमें, जैसे यहाँ पे आई को कहा गया था, ये वाली चीज़ है, इसमें यहाँ पे आ को इकट्ठा ही रखना है हमें, ए प्लस ई ऐसे नहीं करना इसका वर्ण विच्छेद, ए प्लस ई ऐसे नहीं करना, या इसको भी हम दो कर सकते थे, ई प्लस ई, तो ए प्लस ए आ हो गया, ये संधि की बात आ गई यहाँ पे, ऐसे नहीं करना हमें, ठीक है। तो हमें सीधा उसको डायरेक्ट रूप में ही लिखना है, स्वर का जो मूल रूप है उसी में लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से बताया गया है, जैसे आकाश शब्द है, इसमें आ क्या है, स्वर है, तो आ स्वर है, प्लस में क प्लस आ प्लस श प्लस ए, ये शुद्ध रूप है इसका। अगर इसको अलग लिखें तो ए प्लस ए आ, यहाँ इसको जोड़ दिया, ये संधि हो गई इसकी। अब स्वर को हमें अलग नहीं लिखना, वर्ण विच्छेद करते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। हाँ, वर्ण में से व्यंजन में से हमें स्वर निकालना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। ये अशुद्ध रूप हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, स्वर को संधि रूप में लिख दिया। आगे देखिए, ईमान शब्द है, ईमान शब्द में हमें ई को इकट्ठा ही लिखना है, ई प्लस ई नहीं करना इसको, तो मैं प्लस आ ये ठीक है, और न प्लस ए ये शुद्ध रूप है। यहाँ पे देखिए, मैं के बाद में आ गया, आ को हमने दो रूप दे दिए, ए प्लस ए, ये गलत है। तो मैं के बाद में सीधा आ लिखेंगे हम, न कि ए प्लस ए लिखेंगे। और एक बात और सबसे मूल बात जो अच्छी बात है, एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखें कि यदि दो व्यंजन ऊपर नीचे हो तो सदैव ऊपर वाला व्यंजन स्वर रहित होता है और नीचे वाला स्वर युक्त यानी कंप्लीट होता है। हम बात कर रहे हैं ऐसे शब्दों की जो संयुक्त होते हैं, गुच्छे वाले होते हैं, जिनको व्यंजन गुच्छ भी बोलते हैं। तो इस तरह के शब्द होते हैं, जैसे द्वारा है, शुद्ध शब्द है, पर्वत है, राष्ट्र है, प्रश्न है, स्रोत शब्द है। इसमें द्वारा शब्द में देखिए द और वह है। तो इसमें क्या है, इसमें ये कहा गया है कि ऊपर नीचे वाले शब्दों में क्या होता है, सदैव ऊपर वाला जो व्यंजन है वो स्वर रहित होता है, यानी वो आधा होता है। जो ऊपर होता है ना वो आधा होता है। जैसे हम यहाँ पे बात करें इस शब्द, इसकी द और वह की, इसमें ऊपर कौन सा है, वह तो नीचे है, ऊपर क्या है, द है। तो द क्या है, ये क्या है, स्वर रहित है, प्लस वह, ये वह क्या है, कंप्लीट है। अब ये दो बना है, हमें नीचे वाला छोटा लग रहा है लेकिन इसके ऊपर ये चढ़ा हुआ है, ठीक है, ये कंप्लीट है, ऊपर वाला आधा है। हमेशा ऊपर जो होता है वो आधा होता है, ये बात ध्यान रखनी है। जैसे शुद्ध शब्द है, इसमें द और नीचे ध लिखा हुआ है, तो ध पूरा है, द आधा है। राष्ट्र, ट ऊपर है, र नीचे है, तो इसमें ट आधा है, र पूरा है। प्रश्न, प आधा है, र पूरा है, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरे इस तरह की बात करें, कर्म, इसमें ये देखिए ये स्थिति है, ऊपर क्या है, इसमें र है और मैं नीचे है, तो मैं पूरा है, र आधा है। इस तरह की स्थिति भी हमें ध्यान रखनी है। जो चीज़ ऊपर है वो आधी है, जो नीचे है वो कंप्लीट है। चाहे किसी भी प्रकार का आपका वाक्य हो, शब्द हो, ऊपर वाली चीज़ हमेशा क्या होती है, अधूरी होती है, आधी होती है, और नीचे जो होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। लंगड़ा व्यक्ति ऊपर बैठता है हमेशा, न कि दोनों टांगे जिसकी ठीक है वो ऊपर बैठेगा। लंगड़े के ऊपर दोनों टांगों वाला नहीं बैठेगा, बल्कि लंगड़े को ऊपर अपने कंधे पे बिठाएगा। इसलिए जो ऊपर है वो समझ लीजिए लंगड़ा है और नीचे वाला वो है कंप्लीट है, ताकतवर है। तो यही थी वर्ण विच्छेद के टॉपिक के बारे में। अगली वीडियो में हम इस कंप्लीट टॉपिक जो टॉपिक हमने किए थे वर्ण विच्छेद का, जिसमें वर्णमाला की 52 वर्ण है, उच्चारण स्थान है,
अघोष सहघोष अलप्राण महाप्राण है, तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन सीरीज़ है वो हम करेंगे। आशा करते हैं आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगी। जो आने वाले आपके एग्ज़ाम है, चाहे स्टेट है, चाहे ग्राम सचिव का है, चाहे पटवारी का है, चाहे किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम है, चाहे रीट का एग्ज़ाम है, तो सब में आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहने वाली है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।